आपका क्वेश्चन ये है कि कितने ईयर तक बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता है और इनका बेटा 8 साल का है? सबसे पहले जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं, जितने भी वीडियो लगभग 300 के आसपास वीडियो होगा हमारा। और ऑटिज्म अवेयरनेस पे सबसे ज्यादा पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए हम लोग ये करते हैं। तो अभी तक मिथ ये है कि 5 साल की एज के बाद से बच्चों में रिकवरी नहीं होती है। मतलब ये है कि सबसे पहले जब माइलस्टोन्स की बात करते हैं, फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन्स, तो उसमें होता है कि एज के हिसाब से अलग अलग रिकवरी का फेज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे कि 2.5 साल के एज तक सारे माइलस्टोन्स नॉर्मली ग्रो कर जाते हैं जनरल बच्चों में। जनरली जितने सारे बच्चे होते हैं उनमें नॉर्मली ये ग्रो कर जाते हैं। कुछ बच्चों में क्या होता है कि अगर डिलेड माइलस्टोन जिनमें हम लोग लिखते भी हैं, तो 6 महीने का एज और लेके चलते हैं कि थोड़ा बहुत डिले अगर हुआ है तो 6 महीने और ले लिया जाए। कि डिलेड माइलस्टोन लिख दिया, कोई भी स्पीच डिले हो सकती है, सोशल कम्युनिकेशन डिले हो सकता है, उस 6 महीने में अगर रिकवर कर जाता है तो ठीक। नहीं तो इसलिए 3 साल के एज के बाद जनरली ऑटिज्म का मतलब ऑटिज्म सस्पेक्टेड केस हो जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे बच्चा आ सकता है, क्लासिकल ऑटिज्म में आ सकता है। 5 साल के एज तक बच्चे का ब्रेन डेवलपिंग स्टेट में होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि उस टाइम रिकवरी फास्ट होती है। अर्ली इंटरवेंशन का रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जितनी अर्ली समझ में आ जाए कि कुछ तो डिले हो रहा है, तो लगे कि डिले हो रहा है तो तुरंत एक्सपर्ट के पास जाएंगे, उनसे मिल लेंगे और उनसे बात करके ये करेंगे कि हाँ इसमें कुछ डिले है, या फिर सिर्फ आपको कंपैरिजन से लग रहा है कि आपका बच्चा और उनका बच्चा, तो उसमें कंपैरिजन से अगर लग रहा है और लग रहा है कि नॉर्मल बातें हैं तो थोड़ा सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करें। हमारे पास अभी 21 22 साल के भी बच्चे हैं, 13 साल 17 साल। उनमें क्या है कि सही से ना डायग्नोसिस कभी हुआ और ना ही उनका सही से कुछ मैनेजमेंट बताया गया, क्योंकि उन लोग सेकेंडरी अप्रोच की तरफ भागे, दवा और जांच इन्हीं सब के फेर में रहे। जांच भी जो कराया गया तो किस लिए कराया गया, कभी जांच में क्या आया बताया नहीं गया। अभी जो फिलहाल एक बच्ची आई है आसाम से जो हमारे पास 13 साल की है, वो 3 साल के एज में पेरेंट्स को पता चला कि कुछ तो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन 10 साल तक इधर उधर भटके कुछ हुआ नहीं। अभी वो आई है, उसको देखा गया कि ये प्रॉब्लम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का केस है, उसमें भी रिकवरी होती है। तो इसलिए जिनका भी ये सवाल है, उनको ये लग रहा है कि 8 साल का उनका बच्चा हो गया है तो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तो अभी तक आप गलत जगहों में फंसे हुए हैं। आप सही से बच्चे का डायग्नोसिस कराएं, उसके बाद जब डायग्नोसिस सही होगी तभी प्रोग्नोसिस सही होगा। डायग्नोसिस सही होगा, उसका ट्रीटमेंट प्लान सही चलेगा तो आपका बच्चा रिकवर करेगा। अब उसके लिए आप कहीं बढ़िया जगह जहां आपको पता हो जा सकते हैं, जहां ये हो, नहीं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। देश दुनिया कहीं से भी हिंदी भाषा अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सर एक पेरेंट का ये सवाल है कि सर प्लीज मेक वीडियो ऑन साउंड सेंसिटिव सेंसरी where children hold ear for light sound also. साउंड सेंसिटिविटी की बात होती है, मतलब सेंसरी इशू है, तो साउंड से इरिटेशन या सेंसिटिविटी होना हमेशा ऑडिटरी स्टिमिंग में आता है। और स्टिमिंग मतलब क्या होता है कि सेल्फ स्टिमुलेटरी भी है, मतलब खुद ही अपने आप में बच्चा परेशान रहेगा, उसके सेल्फ जनरेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ऑडिटरी स्टिमिंग में क्या होता है ना कि ये भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का ये है। तो ऑडिटरी स्टिमिंग जब बच्चे को है तो उसमें ये जो कंडीशन ये बता रहे हैं कि लाइट साउंड से मतलब हल्के साउंड से, जनरली उसमें क्या होता है कुकर की सीटी, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज, या फिर डीजे वगैरह जो बजता है, या फिर ड्रिलिंग वगैरह, या फिर भीड़ में बच्चा चला जाएगा, अलग अलग तरह की ना उसमें साउंड आ रहे हैं, तो उन सब में प्रॉब्लम होती है। हल्के से साउंड से भी प्रॉब्लम होती है। एक ऐसा बच्चा है रेगुलर से, वो कुकर सिर्फ देखते ही क्या करता है, उछलना कूदना शुरू कर देता है। पहले वो डरता था उसकी आवाज से, अब वो नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर भी कुकर का ये करके फिर भी पकड़ना, और सारे साउंड से उसको प्रॉब्लम नहीं, कितना भी लाउड साउंड सुनाया जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुकर की सीटी से वो इसको प्रॉब्लम है। कुकर से रखा भी जाएगा तो उसको पकड़ के ये करना। तो लाइट साउंड से भी अगर आपके बच्चे को ये हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है ना कि साउंड को लेके सेंसिटिविटी उसकी ज्यादा है, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बात करते हैं, ओवर सेंसिटिविटी। तो उसमें ऑडिटरी स्टिमुलेशन किया जाता है। ऑडिटरी स्टिमिंग एंड उस मैनेजमेंट जो हम ये करते हैं, तो उसका एक वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सारी बातें बताई गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड बच्चे को सुनाया जाता है, डिफरेंट, जैसे मेटल के ग्लास होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के ग्लास, तो उन सब में ये करके जैसे चम्मच डाल के आवाज सुनाना, या फिर कान में हेडफोन लगा के
कोई म्यूजिक सुनाना, कभी लाउड, कभी थोड़ा वॉल्यूम लो करके, मतलब अलग अलग ये पे वॉल्यूम पे उसको सुनाना। धीरे धीरे उससे ये कम हो जाएगा। इसके अलावा जो वाइब्रेटर ब्रश, इलेक्ट्रिक ब्रश आता है, वो हमारे कान पे चलाया जाए और उसके आसपास में चलाया जाए, तो उससे भी सेंसरी ब्रश वगैरह भी लेके चलाया जाएगा, तो उससे ये चीजें कम हो जाती है। परवीन आपसे पूछ रही है कि स्लीप इशू पे प्लीज वीडियो बनाएं। स्लीप इश्यूज पे वीडियो बनाए, सबसे पहली बात ये कि बच्चे को सिर्फ स्लीप इशू है या फिर और सारे इश्यूज हैं। हम लोग चूंकि ऑटिज्म अवेयरनेस पे बात करते हैं, तो मान के चलते हैं कि बच्चे को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब सेंसरी इश्यूज तो उसमें होंगे। उसमें स्लीप इशू अगर आता है, तो स्लीप इशू के कारण सबसे ये होते हैं कि बच्चे में अगर सेंसरी इशू ज्यादा है, चिड़चिड़ापन बच्चे में ज्यादा रहता है, तो उनमें स्लीप डिस्टर्बेंस एक कॉमन सिम्टम है। एडल्ट्स में स्लीप इशू एक ये होता है कि अभी के टाइम में जो हम लोग काम कर रहे हैं, दिन भर जो हम लोग काम करते हैं, रात में भी देर रात तक जगना और लाइट के संपर्क में रहना, तो उससे क्या होता है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। और बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा डिस्टर्ब होने की वजह से फिर क्या होता है कि हमारा सर्केडियन रिदम, मतलब 24 आवर्स का जो साइकिल होता है, हमारा पूरा चक्र चलता है, जो केमिकल रेगुलेशन वगैरह होते हैं, उन पे फर्क पड़ता है। उसकी वजह से हमारा जो स्लीप हार्मोन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन, तो मेलाटोनिन डिस्टर्ब होगा, उसका सिक्रेशन कम होगा, क्योंकि वो जब अंधेरा होगा तभी मेलाटोनिन सिक्रेट होता है कि सोने का समय हो गया। तो लाइट आंख पे नहीं जाएगी, तो रेटिना क्या करेगा कि यहाँ से हमारे ब्रेन को मैसेज देता है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में। सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस पीनियल ग्लैंड में जाता है, वो वहां मैसेज देता है कि अभी अंधेरा है, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसको सोना है। हम लोग रात में क्या देर रात तक जगे रहते हैं, लाइट के संपर्क में पड़े रहते हैं, मोबाइल फोन आगे रखे रहते हैं, स्क्रीन के आगे रहते हैं, कुछ लोग लेट नाइट काम करते हैं, उनमें भी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। हम जब जाग रहे हैं तो बच्चा भी नहीं सो रहा है, और सबको जनरली 12-1 बजे तक सोने की आदत है, जबकि 10-11 बजे तक हार्डली बच्चे को सुला देना चाहिए। जब आप सोने जाएंगे तभी बच्चा सोएगा। तो मेन कारण तो यही होता है कि उसका मेलाटोनिन डिस्टर्ब होना। और इसलिए बहुत सारे फिजिशियंस जो आप जाते हैं बच्चे पेडियाट्रिक फिजिशियन के पास, तो मेलाटोनिन का सिरप वगैरह देते हैं। तो आर्टिफिशियल मेलाटोनिन देने से ज्यादा अच्छा है कि नेचुरल मेलाटोनिन मिले। तो उसके लिए सही खाना, सही से सोना सबसे जरूरी है। 8 घंटा सोना, 16 घंटे काम करने के लिए 8 घंटा सही से सोना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए स्लीप डिस्टर्बेंस अगर बच्चे को है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, आप देर रात तक जगना छोड़ें, बच्चे के साथ जाएं सोने के लिए, लाइट ऑफ करके रखें, जनरली लाइट ऑफ करेंगे तभी नींद आएगी। तो ये कारण हो सकता है। कुछ सेंसरी इश्यूज हैं, तो उसके एक्सपर्ट से आप मिलें और बच्चे के सेंसरी इशू को ये करें। और जो जो चीजें बताई जाती हैं डाइट में, डाइट भी आजकल हमारा बहुत गड़बड़ है, सही डाइट हम लोग लेते नहीं है, बाहर की चीजों, जंक फूड, फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट है। इन सब वजह से भी बच्चों में रेस्टलेसनेस और स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीजों को ठीक करेंगे, उसके बाद ये सही होगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से जाके मिल लें, वो ज्यादा अच्छा आपको ये कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, और उस पर जो दवा देंगे उससे बच्चे जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो सर अभी आपने डाइट के बारे में बोला, तो आपके हिसाब से बच्चों को प्राइमरली कौन से डाइट को फॉलो करना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से? सबसे पहले हम सारे लोगों को समझाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना ज्यादा जरूरी है। जब आपको पता होगा क्या नहीं करना है, तो बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सावन का सबको पता है, सावन महीने में मांस मछली नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना वाली बात नहीं है, नहीं खाना है धर्म के हिसाब से ये है, तो हिंदू धर्म के लोग मानते हैं ये सारी चीजें। तो वो नहीं खाना, तो बाकी खाना क्या, दुनिया भर की सारी चीजें खा सकते हैं जो वेजिटेरियन कैटेगरी में आती है, नॉन वेजिटेरियन। वैसे ही बच्चों को डाइट में क्या नहीं देना जानना ज्यादा जरूरी है। तो अभी किचन में हमारे जितने भी व्हाइट प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं देना, जैसे कि चीनी, मैदा, व्हाइट जो साल्ट होता है हमारे यहाँ जो कॉमनली यूज किया जाता है वो, ये 3 चीजें हमारे किचन से बाहर हो जानी चाहिए। सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि जिन जिन चीजों में केमिकल प्रोसेसिंग हुई है, चीनी जो रिफाइंड शुगर हमारा होता है, केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, तो इसको किचन से बाहर करना चाहिए। नमक भी जो हमारा होता है, जिसको आयोडीन नमक, हम लोग प्रचार तंत्र का सब लोग हिस्सा बन गए हैं, सब लोग उसके ये में पढ़ के प्रचार देख देख के हम लोग लगता है कि आयोडीन नहीं खाएंगे तो हमको घेगा हो जाएगा, वाइटर हो जाएगा। इससे भी बाहर निकलने की जरूरत है।
वो भी केमिकल प्रोसेसिंग से वो नमक हमारे पास आता है। इसके अलावा हम मैदे की बात करते हैं, वो थीन क्रस्टेड जितनी भी ये हैं वो सारी चीजें हमारे इस बाहर होनी चाहिए। वो जाके हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह में जाके वो फंस जाती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, गट हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू होती है, और गट हेल्थ की प्रॉब्लम से ही पूरी बॉडी में होगी। तो ये 3 चीजें तो बाहर करेंगे। अब इन्हीं 3 चीजों से मार्केट में बनी सारी चीजें मिलेंगी। बर्गर कॉमन है, पिज्जा कॉमन है, अभी टाइम में मोमो वगैरह कॉमन है। सारी चीजें जो कि फास्ट फूड और जंक फूड है, इन्हीं चीजों पे बेस्ड है। और ये हम लोग को बच्चों को आजकल ये कॉमनली ये हो गया है कि हम लोग देते हैं। कहीं आप ट्रैवलिंग में जाएं तो देखेंगे क्या कि बच्चों को वो पैकेट ला के दिया जा रहा है कुरकुरे और चिप्स का, बच्चे वही खा रहे हैं। हम लोग घर से कुछ ऐसी चीजें बना के ले जा सकते हैं, कई दिन तक टिके, अच्छी रहे, लेकिन वो चीजें हम नहीं देते। बनाने का ये नहीं करना चाहते, झंझट नहीं लेना चाहते। पैकेट वाली चीजें जितनी दी जा रही हैं वो सब में केमिकल डाल के रखा गया है, प्रिजर्वेटिव डाल के रखा गया है कि काफी लंबे समय तक वो टिका रहे, नहीं तो खराब हो जाना है। तो एक वीडियो में मैंने बताया था, डाइट वाले वीडियो में, कि हम लोग जब मुरब्बा या च्यवनप्राश आंवले का बनाते हैं, अगर उसको सही से फ्रीज में ना रखे, बाहर रखे, तो 4-5 दिन 10 दिन में खराब होना शुरू हो। मतलब क्या है कि उसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला गया। मार्केट वाले ये सारी चीजें जो आती हैं तो सालों साल से पड़ी हुई हैं, उसका 5 साल का लिख दिया एक्सपायरी या 2 साल का जो भी, तो एक्सपायरी के पहले तक हम लोग लेना चाहते हैं उसको, तो इतने दिन तक टिक रहा तो कैसे टिक रहा प्रिजर्वेटिव डाल के। तो ये सारी चीजें नहीं देंगे। पहले के टाइम में, जब पुराने समय में होता था कि मोटे अनाज जिनको मिलेट्स हम लोग बोलते हैं, आजकल तो वो पैकेट में भर के आते हैं, तो हम लोग को वो फैशनेबल लगता है, इसलिए हम लोग खरीदना चाहते हैं। पहले के लोग वही अनाज ये करते थे। होता नहीं, पहले के लोग 100 साल तक कैसे जीते थे, 100 साल तक ऐसे जीते थे कि वो मेहनत अच्छा करते थे और मोटे अनाज खाते थे। उसकी वजह से शरीर में उनके ये रहती थी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता था। मोटे अनाजों में डाइटरी फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर आप लोग समझे, डाइटरी फाइबर मतलब कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को ये है, तो वो जितने सारे ये मार्केट में आते हैं, कोई चूर्ण, कोई सफा और अलग अलग तरह के टैबलेट, वो लेने से अच्छा है कि आप ब्रांड वाली चीजें, जो कि ये होता है आटे में, जो हम लोग ये करते हैं, आटा भी महीन जो पिसा देते हैं कि हमको मतलब चूहे नहीं, हमको कड़वा न लगे, हमको ये ना लगे, ये सारी प्रॉब्लम्स डाइटरी फाइबर्स उसमें होते हैं। तो आटा को थोड़ा, एक कॉमन भाषा में दर्रा बोलते हैं, थोड़ा सा दरदरा होगा, तो आटा अगर वैसा ये करा जाए, वो बच्चे को दिया जाए। बच्चे को मना किया जाता है, जीएफसीएफ डाइट में जनरली बोला जाता है कि गेहूं नहीं देना, गेहूं का आटा नहीं देना। प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो आटे के नाम पे मैदा मिला के आता है, उससे प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें नहीं दें। बच्चों को वही मिलेट्स वगैरह दे सकते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप दूध वगैरह में भी होता है कि पैकेट का दूध जो हम लोग देते हैं, या फिर गाय भैंस जिनको इंजेक्शन लगा के और दूध निकाला जाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और गाय को पूरा निचोड़ के जो दूध निकाला जाता है, वो वायरस, वो धीरे धीरे आपको खा रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, और हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग को लगता है कि पौष्टिक चीजें लेते हैं, वो सब चीजें नहीं दे के जितनी चीजें घर में बनी हुई नेचुरल चीजें, जितनी नेचर के जितने कल्चर ने जितनी चीजें अंकुरित तौर पे बनाई हैं, वो सारी चीजें आप दे सकते हैं। बच्चा जो खाना चाह रहा है वो दे सकते हैं। अंकुरित चीज जैसे नेचर ने बनाई है एज इट इज, उसमें ये नहीं, जैसे कि अभी है ना कॉमनली गुलाब जामुन का पकौड़ा बना के देता है लोग, तो गुलाब जामुन है तो सही है, उसका पकौड़ा बना दोगे तो फिर वो रील और वीडियो के चक्कर में ठीक है, ऐसे तो पीटना चाहिए वो लोग को कि गुलाब जामुन का पकौड़ा, गुलाब जामुन का मैगी करके। उसी तरह नेचुरल चीजों को भी हम लोग, जैसे अमरूद है तो उसमें अचार मसाला भर के उसको अलग ये बना देता है, और उसके बाद फिर उसको ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, नेचर ने जैसे दी है वैसे ही वो चीजें हम बच्चों को दें तो बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशियस डाइट्स होने चाहिए बच्चे के खाने पीने में। तो सीजनल फ्रूट्स आप दे सकते हैं, जितने भी आपको ये सीजन के फ्रूट होते हैं, और खट्टे फल जितने भी साइट्रिक एसिड वाले जो भी ये होते हैं, तो उनमें साइट्रस फ्रूट जो होते हैं वो देंगे तो इम्यूनिटी बच्चे की बूस्ट होगी। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात हम करते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अलग अलग सिरप आते हैं, अलग अलग ब्रांड के, डॉक्टर साहब लोग सब अपना करते हैं सजेस्ट। हम कहते हैं कि वो चीजें ना दे के आप क्या करें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड देना है, तो सबसे रिच सोर्स उसका होता है आपका ये तीसी फ्लैक्सीड, जो अलसी, उसको रोस्ट करके उसका पाउडर बना के गुड़ डाल के लड्डू बना के दे सकते हैं। मीठे में मैंने मना किया कि चीनी वगैरह नहीं दें, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फल भी देना बंद कर देते हैं, वो नहीं करना है। फल सारे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके अलावा मीठे में आप गुड़ दे सकते हैं। गुड़ देखें कि जितना काला वाला हो वो अच्छा होता है। चीनी की तरह उजला गुड़ लोग पसंद करते हैं तो वो नहीं देना होता। गुड़ जो काला वाला है वो ओरिजिनल है, जितना उजला होते जा रहा है उसमें मिलावट है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एक लास्ट सवाल, सर रोशन कुमार आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे मेंबरशिप चाहिए, तो आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। डायरेक्ट बात करने का पहला ये है कि YouTube पे अभी ज्वाइन का ऑप्शन शुरू हुआ है, तो जो ज्वाइनिंग का ऑप्शन है ना, उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहां पे वीडियो जो होते हैं हमारे, जो भी वीडियो प्रीमियर में लगाए जाते हैं, वो वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपका क्या होगा कि मेंबरशिप लेने का ये बेनिफिट होगा कि आपका नाम आपके साथ ये होगा, सबसे ऊपर में आएगा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट वीडियोज होंगे वो आपको मिलेंगे, मतलब बच्चों से रिलेटेड सिस्टमेटिक पूरा वीडियो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करें। तो मेंबरशिप ज्वाइन करने में वो चीज होता है, उसमें मेरे से डायरेक्ट बात वाली बात नहीं है। और हमसे बात करने के लिए क्या होता है, आपको उसके लिए मैनेजमेंट के नंबर पे कॉल करना है या फिर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना है। और जब आपका सेशन शेड्यूल किया जाएगा, जो भी स्लॉट आपको दिया जाएगा, उस पे आप प्रेजेंट रहेंगे, मेरे साथ एक कंसल्टेशन होगा। आपके बच्चे को साथ में रखना होता है, बच्चे को हम देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे के लिए आपको कैसे सेशन हमारा ऑनलाइन ज्वाइन करना है, कितने दिन के लिए ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें आपको मैनेजमेंट की तरफ से सारी चीजें समझा दी जा सकती हैं। उसके बाद सेशन में जब आप आएंगे तो वीक में एक सेशन मेरा मिलता है। तो इसलिए जिन लोगों को भी जुड़ना है, जिन लोगों को प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब का ज्वाइनिंग अलग है और इसमें ऑनलाइन सेशन का ज्वाइनिंग अलग है। तो ये दोनों प्रोसेस समझने के लिए जो मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है उस पर आप लोग कॉल या मैसेज करके उनसे पूछ लें, जान लें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, उनके पास सवाल भेज दें, हम लोग वीडियो के माध्यम से उस सवाल का जवाब देंगे।